जो क्वेश्चंस कर रहे हैं अब आगे के इसके, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 है नेसेसरी कंडीशंस क्या है एरोमेटिक होने के लिए किसी कंपाउंड के। पहला, इट शुड बी प्लेनर। दूसरी कंडीशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा, मस्ट फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए उसे, तभी एरोमेटिक होगा। क्या होता है हकल्स रूल? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके। So these are the three conditions that a molecule must follow, must obey to be aromatic. ठीक है। इसके बाद 13th क्वेश्चन हमने कर लिया था। 14th में है आपको आइडेंटिफाई करने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम्स एंड गिव द नंबर ऑफ H एटम्स बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ दीज। तो स्ट्रक्चर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन आपको बताने हैं। तो पहला है ये स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH3 CH3 ऊपर लगा हुआ है, CH3 नीचे लगा हुआ है। होल्ट वाइज का मतलब यही होता है। फिर CH2, फिर CH और फिर इस पे 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बताने हैं आपको। ये कार्बन कोने में लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा। ये होगा, ये वैसे एक से जुड़ा हुआ है तो ये होगा प्राइमरी। ये 2 से जुड़ा हुआ है, देखो अपने लेफ्ट और राइट पे 2 कार्बन है तो ये सेकेंडरी होगा। ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी होगा। एक्चुअली ये 4 डिग्री, ठीक है, टर्शरी भी नहीं है, क्वार्टरनरी होगा। ये सेकेंडरी होगा, ये टर्शरी होगा क्योंकि ये डायरेक्टली 3 से जुड़ा हुआ है। ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और ये ऊपर वाला भी प्राइमरी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन अल्कीन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने बताया था आई थिंक जब मैं अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 में ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ब्रांचिंग से? बिकॉज it decreases the surface area of the molecule and thus van der Waals forces also decrease. ठीक है, because it decreases the surface area of the molecule. And thus the van der Waals forces also decrease. ठीक है, तो ये रीजन है कि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, सॉरी दिस वाज 15 नॉट 14। क्वेश्चन नंबर 16 है एडिशन ऑफ HDr टू प्रोपीन। 15 में यह है कि ब्रांचिंग बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है कि नहीं। बॉइलिंग पॉइंट को क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है ब्रांचिंग बढ़ाने से। ये मैंने बताया था। अगर मान लो स्ट्रेट चेन पेंटेन है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अगर इसमें ब्रांच कर दोगे, एक ब्रांच लगा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर 2 ब्रांचेस लगा दोगे, नियो पेंटेन बना दोगे ऐसे, तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे सरफेस एरिया घटता है, और सरफेस एरिया घटने से वैन डर वाल्स फोर्सेस जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के,
वो डिक्रीज हो जाती हैं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला है कि addition of HBr to propene yields 2 bromopropane while in the presence of benzoyl peroxide the same reaction yields 1 bromopropane, explain and give mechanism। तो दोनों में मार्कोवनिकॉव और एंटी मार्कोवनिकॉव का मैकेनिज्म देना है आपको। अभी मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, मैकेनिज्म आपको दिखाया था पहले भी, उसी को यूज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है, ये प्रोपीन है, इसमें आप HBr नॉर्मली ऐड करते हो तो मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा ऑब्वियसली, CH3CH Br इस पे आएगा, H इस पे आएगा। ठीक है, जिसपे कम हाइड्रोजन होते हैं उस पे नेगेटिव पार्ट आता है मॉलिक्यूल का। और अगर सेम रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब कराया जाता है तो अभी 2 ब्रोमोप्रोपेन बना था, जब सेम रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाएगा, अगर एरो पे यहाँ मैं पेरोक्साइड लिख दूंगा तो फिर ब्रोमो किस पे लगेगा, लास्ट कार्बन पे लगेगा, CH2 हो जाएगा ये, और ये CH2Br। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन की जगह 1 ब्रोमोप्रोपेन बना दो। इसका रीजन ये है कि in the absence of peroxide, HBr addition of HBr follows Markovnikov addition। ठीक है, whereas in the presence of peroxide the same reaction follows anti Markovnikov addition। और दोनों के मैकेनिज्म आपको लिखने होंगे। ऑब्वियसली दो मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता नहीं है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्जाम में जब आएगा तो कोई एक ही मैकेनिज्म लिखने के लिए आएगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल बिकम टू लॉन्ग फॉर एग्जाम। तो दोनों मैकेनिज्म एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक जरूर आएगा लिखने के लिए। मैकेनिज्म आप बस देख लेना जैसे मैंने कराया था वैसे ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट डाउन द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ऑर्थोजाइलीन कहते हैं इसे। हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराना है। ये थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा हमें समझने के लिए इसे। ये है, मान लीजिए अब इसमें ना दो पॉसिबिलिटीज, ठीक है, देयर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स। कैसे दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन बोला है ना इन्होंने, तो 1 और 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। मान लो यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब ओजोनोलिसिस जब होता है तो पहले हम ओजोन डालते हैं इसके अंदर, O3। ठीक है, ओजोन क्या करता है, डबल बॉन्ड, जहां जहां डबल बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड्स गायब हो जाते हैं, और वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर ओजोन का बॉन्ड आ जाता है, मतलब ओजोनाइड बन जाता है। तो देखो जहाँ सिंगल बॉन्ड्स हैं वो रहेंगे, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये गायब हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड था, ये गायब हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, देखो मैं ये येलो हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या थे, डबल बॉन्ड से, वो डबल बॉन्ड गायब हो गए कंप्लीट। ठीक है, उन डबल बॉन्ड्स की जगह क्या बन जाएगा, ओजोनाइड बन जाएगा। ओजोनाइड अगर आपको याद हो कैसे बनता था ओजोनाइड, हम या ऐसे करके बना लेते हैं। ऐसे होता था, यहाँ पे कार्बन आइटम बने नहीं है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं कार्बन आइटम बना देता हूँ यहाँ पे चाहो तो। CH होंगे यहाँ पर, बेंजीन में सारे CH होते हैं ना, CH बना देते हैं ताकि ये अजीब ना लगे, ये CH3 लगे हुए हैं तो इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ बन गया जहां से डबल बॉन्ड गायब हुआ था। दूसरा ओजोनाइड यहाँ बनेगा जहां से डबल बॉन्ड गायब हुआ था, ये एक ओजोनाइड बन गया यहाँ पर। तीसरा ओजोनाइड यहाँ बनेगा जहां से डबल बॉन्ड गायब हुआ था। तो जहां जहां डबल बॉन्ड था वहां वहां पे ओजोनाइड बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये येलो वाला हटा रहा हूँ बीच में से, मैंने इसलिए दिखाया था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा,
ओजोनाइड कंप्लीटली टूट जाएगा क्या डालने पे, जिंक एंड वाटर। इसको मैं डायरेक्टली करना भी सिखाऊंगा आपको अभी। जिंक एंड वाटर डालने से क्या होता है, ओजोनाइड सारे गायब हो जाते हैं, और जिन जिन कार्बन पे ओजोनाइड बना था उन पे डबल बॉन्डेड ओ लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या सिचुएशन हो जाएगी, CH3 CH, इस कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्डेड ओ। ठीक है, इस कार्बन पे भी आ जाएगा डबल बॉन्डेड ओ। फिर ये वाला था CH3 CH CH, इस कार्बन पे भी आ जाएगा डबल बॉन्डेड ओ, इस कार्बन पे भी आ जाएगा डबल बॉन्डेड ओ। फिर ये वाला बचा हुआ था एक CH CH, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्डेड हो, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्डेड। तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम, बेसिकली ये पहला वाला देखो, लुक एट दिस, क्या सिचुएशन क्या है ये, अगर इसको नॉर्मल तरीके से बनाए तो CH3 है, फिर C, अच्छा इस पे तो C ही होगा, सिर्फ CH नहीं होगा, ये C होंगे ये वाले, सिर्फ H नहीं होगा ना इन पे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी CH3 से बॉन्ड बना रखा है। हाँ, तो C डबल बॉन्डेड डबल H, ये है। फिर अगर ये वाला बनाए हम तो ये कैसे होगा, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही, CH3 C डबल बॉन्डेड O CHO, या C डबल बॉन्डेड OH। और आखिरी वाला ये कैसे है, ये है ऐसे, CH डबल बॉन्डेड O एंड CH, इस पे भी डबल बॉन्डेड O। तो ये जो तीन मॉलिक्यूल आपके बने हैं वो इस तरीके से बने। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से डायरेक्ट मेथड से करना सिखाता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको देखने में। देखो, अगर यही मॉलिक्यूल दोबारा बना लेते हैं, ओजोनोलिसिस में होता क्या है, आप दोनों स्टेप एक साथ करके दिखा दो। फर्स्ट स्टेप ओजोन, सेकंड स्टेप जिंक एंड वाटर, ये दोनों स्टेप एक साथ कर दो। तो क्या होता है बेसिकली ओजोनोलिसिस के अंदर, जो डबल बॉन्डेड होते हैं ना, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं उनके ऊपर डबल बॉन्डेड ओ लग जाता है। तो डबल बॉन्ड्स डिसअपियर हो जाएंगे, ये बचेगा, ये बचेगा, ये CH3 आ गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ डबल बॉन्ड था, ये भी गायब हो जाएगा, ये बचेगा, और इस पे क्या लगा हुआ था CH3, ये बचेगा। सो दिस विल बी लेफ्ट। ठीक है, अब क्या करना है, जितने भी कार्बन डबल बॉन्डेड थे उन सब पे क्या लगा दो, डबल बॉन्डेड ओ। तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड था, इस पे लगा दिया डबल बॉन्डेड ओ, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड था, इस पे भी लगा दिया डबल बॉन्डेड। फिर ये दोनों ही कार्बन डबल बॉन्डेड थे, इस पे भी डबल बॉन्डेड ओ लगा दिया, इस पे भी डबल बॉन्डेड ओ, इन दोनों कार्बन पे भी डबल बॉन्ड से, तो इस पे भी डबल बॉन्डेड ओ, और इस पे भी डबल बॉन्डेड। तो ये तीन मॉलिक्यूल्स बन गए तुम्हारे अलग अलग। ठीक है, तीनों मॉलिक्यूल्स को देखो क्या क्या है। अगर तुम इस मॉलिक्यूल को देखोगे, ये क्या है, ये बेसिकली C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O। अभी इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, दोनों पे एक एक H लगा होगा, तो बेसिकली दो अल्डिहाइड मॉल एटम वो जुड़े हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो दो कार्बन का अल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, इथेन 1,2 डाइअल। ठीक है, तो ये चीज हो गई इथेन 1,2 डाइअल। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एक जैसे ही हैं एक तरीके से देखने में। तो ये देखो, इसको एक कोने से लिखना शुरू करो। सबसे पहले अगर इसका CH3 लिखें, फिर C डबल बॉन्डेड O लिखते हैं, और फिर क्या है, फिर से C डबल बॉन्डेड O है, लेकिन इसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस पे एक H और आएगा। तो बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन।
अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन से, ये चेक कर लेना प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 2 3। तो कीटोन का क्या लगेगा, प्रीफिक्स, और अल्डिहाइड का सफिक्स। कीटोन 2 पे है तो नाम होगा इसका 2 ऑक्सो, प्रीफिक्स होता है कीटोन का क्या, ऑक्सो, 2 ऑक्सो प्रोपेन 1 अल। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एक ये एक ये, तो इस पे ऐसे ही ट्वाइस लगा सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। ठीक है, तो आप ऐसे रिजल्ट लिख के छोड़ दो, इनके नाम लिख दो, या फिर ऐसे रिजल्ट लिख दो चेंज करके जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अब मैंने कहा था इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, दो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं एक्चुअली। एक सेट तो ये हो गया प्रोडक्ट्स का, एक सेट क्या हो सकता है, ये बेंजीन 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन था, ये जो हमने बनाया था, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन को बनाने का एक तरीका और है, इसी में डबल बॉन्ड्स ऐसे ही हैं, मिथाइल यहाँ और यहाँ लग जाएगा तो अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर 1,2 अभी भी है ये, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग बनेंगे। अब कैसे बनेंगे अलग प्रोडक्ट्स, O3 जिंक एंड वाटर यूज करेंगे हम यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब क्या होता है, डबल बॉन्ड्स डिसअपियर होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड बचते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये बचेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डिसअपियर हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड पे दोनों पे CH3 लगे हुए, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ये बचेगा। और फिर यहाँ डबल बॉन्ड था वो डिसअपियर हो जाएगा, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो देखो जहां जहां डबल बॉन्ड थे वो डिसअपियर हो गए और सिंगल बॉन्ड्स बचे। अब क्या करना होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो भी बचे उन पे डबल बॉन्डेड ओ लगा, इस पे भी डबल बॉन्डेड ओ लगा दो, इस पे भी डबल बॉन्डेड हो, इस पे भी डबल बॉन्डेड हो, इस पे भी डबल बॉन्डेड हो। ठीक है, और ये वाले दोनों पे भी डबल बॉन्डेड हो। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसके अंदर। तो ये ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, ऑल्टरनेटिवली ऐसा हो सकता है। तो क्या प्रोडक्ट है, इनको अगर वैसे लिखना चाहें तो ये और ये सेम है, क्या है, ये अभी बनाए थे ऊपर, इथेन 1 2 डाइल है ये, CHO या C डबल बॉन्डेड O H, C डबल बॉन्डेड O H। और दूसरा इसके दो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे इथेनॉल के। ठीक है, और ये हो गया इथेन 1 2 डाइल। और दूसरा प्रोडक्ट ये क्या बन रहा है, दिस इज कीटोन, डाई कीटोन है बेसिकली, CH3 C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O CH3। तो इसमें ये डाई कीटोन बन गया, ब्यूटेन 2,3 डाइओन। तो ये आपके मेन प्रोडक्ट्स हो गए। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट्स की, या तो ये या फिर ये। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरेंज बेंजीन एंड हेक्सेन इथाइन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो ये भी एसिडिक बिहेवियर मैंने बताया था आपको, एसिडिक बिहेवियर किस वजह से होता है, एबिलिटी टू लूज H+ आयन। ठीक है, तो एन हेक्सेन किस किस को अरेंज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 18 में, एन हेक्सेन, इथाइन और बेंजीन को। बेंजीन है, एन हेक्सेन है और इथाइन है, इनको अरेंज करना है एसिडिक बिहेवियर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा इथाइन में। क्यों होगा इथाइन के अंदर, बिकॉज इट हैज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स
which can easily lose H plus ions. उसके बाद होगा बेंजीन में, बेंजीन के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और सबसे कम होगा n हेक्सेन के अंदर, ये नॉर्मल हेक्सेन जो होगा CH3CH2 होल 4 CH3 ऐसे लिख सकते हैं, ये n हेक्सेन हो गया, ठीक है। ये सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए वो सबसे आसानी से H प्लस लूज कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको चैप्टर के अंदर, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ लो। इथाइन इजीली ये लूज कर देता है, जो इथाइन में H लगे हुए हैं वो इजीली उन्हें लूज कर सकता है। अगर आप मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CNA आ जाएगा, यहाँ पे -Na प्लस सोडियम इथाइनाइड बन जाएगा और वाटर की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा H प्लस, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना देंगे। तो ये सिमिलरली ये दूसरा वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है, डाइसोडियम इथाइनाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन मैंने आपको करा दिया था कि ट्रिपल बॉन्डेड sp हाइब्रिडाइज कार्बन वाले सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, sp2 वाले उससे कम, और sp3 वाले लीस्ट एसिडिक होते हैं, ठीक है। हेक्सेन में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है, इसलिए वो लीस्ट एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 18 था ये, उसके बाद 19 है, why does benzene undergo electrophilic substitution very easily and nucleophilic substitution with difficulty? तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता है बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल से होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इट हैज 3 पाई बॉन्ड्स, तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स, so electrophile being positively charged can easily attack this. Nucleophile being electron rich will be repelled by it, ठीक है। तो benzene with 3 pi bonds is electron rich molecule, is an electron rich molecule, so it actively repels a nucleophile while attracts an electrophile, तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल से होता है, जनरली होता ही नहीं है। बेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत रेयर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 में हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। इन सारे कंपाउंड्स को आपको बताना है एक एक करके, बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले इथाइन से बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो इथाइन से बेंजीन बनाने के लिए सिंपल एक रिएक्शन है, हमारे बुक में ही था। इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन चाहिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब चाहिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब, और ये चाहिए कितने पे, 873 केल्विन पे। टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है इस केस में। तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेंजीन के चाहे तो 2 आइसोमर बना देना ऐसे करके, या फिर उसका हाइब्रिड बना देना। तो रेजोनेंस बेंजीन के बना देना या उसका हाइब्रिड बना देना। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट है, ये पार्ट ए था, पार्ट बी में कन्वर्ट करना है आपको इथीन को बेंजीन में। तो इथीन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट नहीं होता, इथीन को पहले इथाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन को पहले इथाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो बेंजीन में कन्वर्ट होगा। तो इथीन को इथाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले उसके अंदर हेलोजिनेशन कराना पड़ेगा, ताकि दो हेलोजन लग जाएं। CCl4 की प्रेजेंस में Br2 या Cl2 कुछ भी डाल दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, इस पे भी Br, इस पे भी Br। ठीक है। और फिर उसके बाद बुक में वैसे दिया हुआ है, देखो कि पहले अगर दोनों Br हटाकर अगर आपको विसिनल डाइहेलाइड से एल्काइन बनाना होता है तो पहले एल्कोहलिक KOH से रिमूव करते हैं, फिर NaNH2 से करते हैं, सोडा अमाइड से। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसके अंदर लिखने के लिए आप सोडा अमाइड के 2 मॉलिक्यूल डाल दो, NaNH2 के 2 मॉलिक्यूल। तो जो दो Na होंगे वो दोनों Br को निकाल देंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr माइनस हो जाएगा इसमें से। और जो दो NH2 होंगे, ये देखो, दो Na के साथ दो Br चले जाएंगे, और जो दो NH2 होंगे इसके अंदर, उनके साथ दोनों में से एक एक H निकल कर चला जाए, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 भी माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। नीचे से Br भी हट गए, और दोनों CH2 में से एक एक H हट गया, तो क्या बचा? CH, और उसकी वजह से क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये इथाइन बन गया है। अब इथाइन के अंदर आप सिंपली क्या डाल दो? रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 कैलोरी। रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन। तो ये आपका बेंजीन बन जाएगा। आप ऐसे भी बना के दिखा सकते हो, डॉटेड सर्कल मत बनाना, डॉटेड सर्कल बनाना है। तो इथीन से बेंजीन ऐसे बनाएंगे। इथीन से डायरेक्टली बेंजीन नहीं बनता, इथीन को पहले इथाइन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन करा के, अच्छा इसे हीट भी करना होता है बाय द वे, मैंने लिखा था। तीसरा सी पार्ट है, हेक्सेन से बनाना है आपको बेंजीन। एन हेक्सेन या हेक्सेन कुछ भी बोल लीजिए, हेक्सेन से बेंजीन बनाना है। तो ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एल्केन्स के अंदर जो एरोमेटाइजेशन वाला रिएक्शन था वो है ये। तो हेक्सेन को आप ऐसे करके लिख लो, जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, स्ट्रेट चेन भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बट ये याद रखने के लिए बुक में ऐसे ही लिखवा रखा है, तो ऐसे लिख लेना। रिंग जैसा रिंग नहीं बनाओ, मतलब क्लोज मत करना यहाँ से, ओपन रहने देना, क्योंकि हेक्सेन है ये। कैटलिस्ट से ये होता है V2O5 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी चाहे तो आप हाइब्रिड बनाकर छोड़ सकते हैं, या फिर दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं बेंजीन में। ठीक है, कैटलिस्ट की जगह, अगर इसकी जगह आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, MO2O3, और या फिर Cr2O3 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई एक याद कर लो, सारे याद करने जरूरी नहीं, कोई भी एक ऑक्साइड यूज कर सकते हो हेक्सेन से बेंजीन में कन्वर्ट करने। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था, आई थिंक दिस इज 20। हाँ, 21 हमने कर लिया था क्या? हम्म। तो राइट द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन 21 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन alkene which on hydrogenation gives 2 methyl butane। तो क्वेश्चन 21 में है, आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है, जो हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है? 2 मिथाइल ब्यूटेन दे रहा है, CH3CH2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कौन कौन से एल्कीन से ये बन सकता है? तो सारे पॉसिबल एल्कीन बना के दिखाते हैं आप, यानी कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो बेसिकली। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा
तो भी बन जाएगा। ठीक है। और अगर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ, सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड था, अब सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बना के दिखा दो, इससे भी बन जाएगा ये हाइड्रोजनेशन करने से। और इस थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, इससे भी बन जाएगा। तो 3 पॉसिबल अल्कीन्स हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये वाला और ये वाला तो सेम है, क्योंकि उधर से उसमें भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, इसमें भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डिफरेंट कैसे हैं? इसमें पहले वाले में फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है और सेकंड पे ब्रांच भी है साथ में। इस वाले केस में फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड तो है, लेकिन जो ब्रांच है वो थर्ड पे है। ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट, ये वाला और ये वाला डिफरेंट है एक दूसरे से। उसमें फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड होने के साथ सेकंड पे ब्रांच है, तीसरे वाले में फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड होने के साथ थर्ड पे ब्रांच है। तो इसलिए ये तीनों पॉसिबल अल्कीन्स, तीनों ही पॉसिबल अल्कीन्स हैं जिनसे ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। ठीक है। अगर याद रखने में दिक्कत हो रही है तो ये नंबरिंग कर लेना। अगर ये कंफ्यूजन हो रही हो कि इनमें से कोई सिमिलर तो नहीं है, लेकिन नंबरिंग कर लो, समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंट है।